नमस्कार। म- मैं दारा सिंह आप लोगों के बीच आज कुछ विशेष बात करने वाला हूं। सबसे पहले सभी विद्यार्थियों का, गार्जियनों का और बच्चे बच्चियों का, हमारे शेर शेरनियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन और चंदन। आज हम आप लोगों के बीच 10वीं क्लास के साइंस सब्जेक्ट का फिजिक्स पार्ट का टोटल ऑब्जेक्टिव कराएंगे। यदि आप इस एक वीडियो को देख लेंगे तो इस एक वीडियो में ही सारा ऑब्जेक्टिव समाप्त, एक भी ऑब्जेक्टिव इससे बाहर नहीं होने वाला है। इसीलिए मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको चूंकि सीखना है, हम आपके हित में बड़ी मेहनत करके यह वीडियो तैयार किए हैं और इससे एक भी फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव बाहर नहीं जाएगा। तो हम नए बच्चों के लिए कह रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और यदि कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करें। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार है। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 में है, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? इसमें से आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, अपने अनुसार आप इसका उत्तर दीजिए। यदि आप नहीं जानते हैं तो वीडियो को आगे देखिए। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? जब हम दाढ़ी बनाते हैं तो दाढ़ी का जो खुट्टी होता है वो बड़ा बड़ा दिखे, बराबर दिखने के लिए हम किस दर्पण का उपयोग करेंगे? समतल में बराबर दिखता है, उत्तल में छोटा दिखता है। सही उत्तर होगा अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जवाब आप सोचिए। गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है? यानी कि फोकसांतर को हम एफ कह रहे हैं, वक्रता त्रिज्या को आर कह रहे हैं। दोनों के बीच क्या संबंध है? आप जानते हैं, एफ बराबर आर बाय 2 होता है। इसका सही उत्तर होगा एफ बराबर आर बाय 2। एफ बराबर आर बाय 2 सही उत्तर होगा इसका सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर यह क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का भी जवाब आप दीजिए। दर्पण कोई भी हो, गोलीय दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो, अवतल दर्पण हो, गोलीय दर्पण के 2 पार्ट होते हैं, उत्तल और अवतल। तो यहाँ पे स्पष्ट तौर पे है फोकस दूरी एफ, वक्रता त्रिज्या आप में आर में क्या रिलेशन है? तो हम अभी भी चर्चा किया है, बराबर क्या होता है? आर बाय 2। एफ बराबर आर बटा 2 होता है। एफ बराबर क्या होता है? आर बटा 2। एफ बराबर आर बाय 2। इसका सही उत्तर क्या होगा? ए नंबर होगा, एफ बराबर आर बाय 2। अगला क्वेश्चन नंबर 4। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगा? यहाँ पे एक अवतल दर्पण है। इस दर्पण का ये पिछला भाग रंगा हुआ है। इसे जब किरण टकराएगा तो कौन से गुजरेगा? इसका नाम होगा फोकस। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगा ये पूछ रहा है। इसका सही उत्तर क्या होगा? फोकस से गुजरेगा, एफ से गुजरेगा। आपके बुक में इस प्रकार का ये फोटो बनाया हुआ है। इस फोटो को ये अवतल दर्पण है सामने, और यहाँ पे जो सामने किरण आ रही है, यहाँ से यहाँ तक किरण आई और दर्पण से टकराने के बाद इस होके चला गया। तो किस होके चला गया? एफ से होके चला गया। यानी एफ यहाँ पे क्या है? फोकस बिंदु है। तो याद रखना है कि कोई भी किरण जब दर्पण से टकराती है तो किससे गुजर जाता है? एफ से गुजर जाता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने में इस प्रकार से है, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर के आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो वह कौन सा दर्पण होगा? इस क्वेश्चन का जवाब आप सोचिए। आपके लिए क्वेश्चन कह रहा है कि किसी दर्पण से वस्तु को कहीं से वस्तु के बराबर के आकार का बराबर सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो बराबर उत्तल दर्पण तो छोटा प्रतिबिंब बनाता है, अवतल दर्पण बड़ा छोटा दोनों बनाता है। बराबर और सीधा पूछ रहा है, इसीलिए इसका सही उत्तर होगा समतल दर्पण। जिस दर्पण में आप अपना चेहरा देखते हैं वही समतल दर्पण है। उसमें आप दूर से भी देखिएगा तो आपका जो फेस है उसी साइज का दिखेगा। इसीलिए कहीं से भी वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनाता है, तो वह कौन दर्पण होगा? समतल दर्पण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है ये।
प्रकाश परावर्तन के भी दो नियम है, प्रकाश अपवर्तन के भी दो नियम हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव है? यानी किस उपकरण से प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है, यानी उपकरण का नाम पूछ रहा है। किस उपकरण से संभव होता है, हो सकता है? दर्पण से, लेंस से, प्रिज्म से, कांच की सिल्ली से। वर्ण विक्षेपण का मतलब क्या होता है? वर्ण मतलब होता है रंग, विक्षेपण मतलब होता है अलग अलग होना, यानी रंग को अलग अलग करने का गुण, लाइट को अलग अलग करने का गुण दर्पण में नहीं होता है। लेंस में लाइट के डायरेक्शन को चेंज करने का गुण होता है। एग्जांपल के लिए कोई उत्तल लेंस है, सीधा गया और ये मुड़ गया, तो यहाँ पे लेंस का जो किरण है उसको दिशा मोड़ने का काम लेंस करता है। लेकिन रंगों को अलग अलग करने का गुण केवल किसमें होता है? प्रिज्म में होता है। आइए इसको छोटा सा रफ से समझते हैं। ये हमारा कोई प्रिज्म है, यहाँ से किरण आया, सीधा गया और इस दिशा में आके मुड़ गया, तो प्रकाश के अलग अलग रंगों को बांटने का काम प्रिज्म करता है। यही इसका सही उत्तर होगा। सही उत्तर पे क्या होगा? इसका सी नंबर प्रिज्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस होगी, पूछ रहा है फोकस होगी व्हाट? फोकस पूछ रहा है। एफ बराबर क्या बताए हैं? r/2। r का मान कितना है? 50 है। कितनों से भाग दोगे? 2 से। क्या आ जाएगा यहाँ पे? 25 आ जाएगा। तो इसका फोकस दूरी से उत्तर क्या हो जाएगा? सी नंबर। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मीटर फोकस दूरी वाला लेंस की क्षमता होगी। यहाँ पे पूछ रहा है कि लेंस की क्षमता, और आप जानते हैं कि क्षमता बराबर क्या होता है? क्षमता बराबर होता है 1/फोकस। फोकस कैसा होना चाहिए? मीटर में होना चाहिए। 1/फोकस, फोकस कितना मीटर? 1 मीटर है। उत्तर आया 1। इसमें लगा दीजिए डी में डायप्टर, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायप्टर, तो यहाँ पे 1 डी हो गया। अब 1 डी यहाँ 2 को है तो 1 माइनस 1 डी प्लस। अब कौन लेंस है? उत्तल लेंस है। सही उत्तर होगा इसका बी नंबर। तो उत्तल लेंस का फोकस दूरी प्लस में होती है, 1 डी होती है। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है हमेशा, हम अभी चर्चा किए हैं, उत्तल लेंस का फोकस दूरी हमेशा, उत्तल लेंस का फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग क्या होता है? न्यूनतम पूछ रहा है। न्यूनतम का मतलब क्या होता है? कम से कम होता है। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मिनिमम कहते हैं। मिनिमम स्पीड ऑफ लाइट किसमें होगा? निर्वात में, जल में, वायु में या कांच में? यहाँ पे निर्वात, यहाँ पे हवा नहीं है, वही निर्वात है। यहाँ पे प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होगी? निर्वात में। जैसे जैसे विरल से सघन माध्यम की ओर आएंगे प्रकाश की चाल कमते जाएगा। यहाँ पे सबसे आसान माध्यम निर्वात है, इसीलिए प्रकाश की चाल न्यूनतम, हम गलत बता दिए। इसका सही उत्तर होगा प्रकाश का वेग न्यूनतम पूछ रहा है, उल्टा पूछ रहा है। सबसे कम किसमें होगा? जल है, वायु है, कांच है, तो सही उत्तर होगा कांच में। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? किसका प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं? किस चीज का प्रयोग आप लेंस बनाने के लिए नहीं कर सकते हैं? जल है, कांच है, प्लास्टिक है, मिट्टी है। आप लेंस बनाने के लिए जल का भी प्रयोग करते हैं, कांच का करेंगे, प्लास्टिक का भी कर सकते हैं। प्लास्टिक का तो बाजार में बहुत सा चश्मा भी मिलता ही है, और मिट्टी का प्रयोग आप लेंस बनाने के लिए नहीं कर सकेंगे। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? बहुत आसान क्वेश्चन है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। आप अपना चेहरा दर्पण में देखते हैं और दर्पण में जो आपका प्रतिबिंब दिख रहा है वही काल्पनिक प्रतिबिंब है, वह सीधा होता है, हमेशा सीधा होता है। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, यही दोनों में अंतर भी है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? दर्पण के बारे में पूछ रहा है। कौन सा दर्पण? सही उत्तर होगा समतल दर्पण तो बराबर बनाता है। ये बच्चा है, ये बच्चा अपना ऐना टंग दिया दीवार में और उसी ऐना में अपना चेहरा दिख रहा है, तो बच्चा का चेहरा बच्चे के बराबर दिखता है। कौन दर्पण में? समतल दर्पण में। तो पूछ क्या रहा है
किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? छोटा। छोटा किसे बनता है? उत्तल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार डायप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस का फोकस दूरी पूछता है। आपको याद रखना है फोकस दूरी बराबर मैंने एफ बराबर है 1/, क्षमता होती है। सेंटीमीटर में होगा तब 100/, क्षमता होगी। ऑप्शन देख लीजिए किस में है, सेंटीमीटर में है तो 100/, क्षमता होगी तो 100 लिख दीजिए और क्षमता लिख दीजिए 4 डायप्टर, 4 से कटा दीजिएगा तो ऊपर में आएगा 25, ये 25 हो गया, 25। तो ये 25 ऑप्शन का हम है, यही इसका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, फिर पूछ रहा है क्षमता क्या होगी। हम अभी भी चर्चा किए हैं कि क्षमता बराबर क्या होता है। क्षमता बराबर होता है 1/, फोकस मीटर में या सेंटीमीटर में होगा तो 100 में भाग देंगे। तो क्षमता बराबर क्या होता है 100/, फोकस। 100/, फोकस। फोकस कितना है यहाँ पे 50 है, 50 से भाग देंगे तो कट जाएगा तो 2 आएगा। अब 2 क्या होगा, क्या कौन सा लेंस है, उत्तल का प्लस होता है अवतल का माइनस होता है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन में उत्तल है, इसीलिए उत्तल लेंस हमेशा प्लस में होगा। सही उत्तर डी नंबर होगा। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? कौन सा दर्पण है जिससे बड़ा प्रतिबिंब बनता है? हम अभी भी चर्चा किए हैं समतल दर्पण बराबर प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, जो मोटरसाइकिल सबके आगे में लगा रहता है, यही बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। बड़ा प्रतिबिंब बनाने वाला कौन हो गया? अवतल। इस क्वेश्चन का जवाब आप दीजिए। क्वेश्चन है 2 डायप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकस अंतर कितना होगा, मतलब फोकस कितना होगा। फोकस का सूत्र बताए थे, सेंटीमीटर में होगा तो 100/, क्षमता, उत्तर लिखेंगे 100/, क्षमता की जगह पे 2D से 2 से भाग देंगे, 2 से कटा देंगे तो उत्तर क्या आ जाएगा यहाँ पे 50। ये 50 सेंटीमीटर इसका सही उत्तर होगा। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 8वां क्लास से यह बात शुरू हो जाता है कि यह कोई आईना है, आईना के ऊपर कोई किरण आया, ये किरण आके दर्पण से टकराया, टकरा के चला गया। आने वाले को आपतित किरण कहते हैं, जाने वाले को परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। बहुत आसान क्वेश्चन। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? समतल दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, हमेशा काल्पनिक। उसका फोटो आपका अस्थिर रूप से रुकता नहीं है, आपको ये बात याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 में है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, किधर मुड़ती है? आइए इसको एक समझते हैं। इसे इस फोटो में आप देखिएगा तो आपको आप देख रहे हैं कि ये आपतित किरण है, यहाँ तक आया और यहाँ से चली गई, इसको आप वर्तित किरण कह रहे हैं। आपके बुक में स्पष्ट तौर पे इसी प्रकार से है। मान लेते हैं यह बर्फ का कोई सिल्ली है, आपतित किरण नीचे की ओर आया और बर्फ के सिल्ली में ये मुड़ गया। वाजिब में इनको जाना चाहिए था सीधा में, क्योंकि प्रकाश की किरण सीधी रेखा में जाती है। तो वो किधर मुड़ा? अभिलंब की ओर मुड़ा या विलंब से दूर भागा? सही उत्तर होगा अभिलंब की ओर मुड़ा, अभिलंब की निकट की ओर मुड़ा। तो इसमें हम उत्तर लगाएंगे बी नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दर्पण से आप चाहे कितना ही दूर हो, आपका प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्रतिबिंब होता है, तो दर्पण क्या हो सकता है? सीधा। पूछ रहा है किसी दर्पण से आप कितना ही दूरी पर हो, आपका प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, तो वह कौन दर्पण हो सकता है? वह दर्पण, आइए थोड़ा ऑप्शन पे डिस्कस करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, समतल दर्पण तो बराबर प्रतिबिंब बनाता है, सही है। उत्तल भी सीधा बनाता है, तो ऑप्शन दो यहाँ क्या बोलता है? दूरी पर प्रतिबिंब सीधा बनाता है। सीधा कौन कौन बनाता है? समतल भी बनाता है, उत्तल भी बनाता है। या तो उत्तल ऑप्शन, हम हमारे हिसाब से ऑप्शन इसका बी होना चाहिए। वह दर्पण या तो समतल दर्पण होगा या उत्तल दर्पण होगा, दोनों ही सीधा बनाता है।
फोटोग्राफी कैमरा का विदृश्य क्या होता है? फोटोग्राफी कैमरा, फोटो वाला कैमरा, फोटो खींचने के लिए जो कैमरा होता है आप उसको देखे हैं। तो फोटोग्राफी कैमरा में जो अभिदृश्य किसको कहते हैं? वस्तु की ओर जो लेंस रहता है उसको अभिदृश्य कहते हैं, उसमें उत्तल लेंस लगा रहता है। हम नए बच्चों को पुनः कह रहे हैं, जो सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को शेयर भी करें। इसी से हमें उत्साह बढ़ता है, वीडियो बनाने में हमें भी एक अलग ही आनंद आता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। साइड मिरर के रूप में, वर्ड पे गौर कीजिए, साइड मिरर के रूप में किसका प्रयुक्त होता है? साइड मिरर किसे कहते हैं? आप इस कार के शीशा को देख रहे हैं, कार के शीशा से हम पीछे की ओर देखते हैं, पीछे से एक कार आ रही है, कार में बैठ के हम देख रहे हैं कि पीछे से एक कार आ रही है, यही साइड मिरर है। किसी भी गाड़ी में ड्राइवर के दाहिनों तरफ जो एक दर्पण लगा होता है, आईना लगा होता है, उस आईना का नाम है साइड मिरर। इसको पार्श्व दर्पण भी कहते हैं। ये कौन सा दर्पण होता है? पीछे देखने के लिए हम लोग उत्तल लेंस और प्रिज्म तो नहीं प्रयोग करते हैं, दर्पण का यूज करेंगे। दर्पण में होगा उत्तल दर्पण। तो याद रखिएगा, आपका साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण का फोकस दूरी 10 है तो त्रिज्या क्या होगी? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। एफ का मान कितना है? 10 है। क्या पूछ रहा है? त्रिज्या। आर बराबर क्या होता है? 2f, 2 गुना 10 क्या होगा? 10 दूना 20। अब 20 सही उत्तर होगा 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक जिसे म्यू पढ़ते हैं, म्यू बराबर क्या होता है? आपको अच्छे से याद है, मुझे मालूम है कि साइन आई बटा साइन आर को म्यू बोलते हैं। इसका सही उत्तर होगा बी नंबर। इस क्वेश्चन को देखा जाए, निर्गत किरण और अविलंब के बीच कौन सा कोण है? मान लेते हैं ये बर्फ का सिल्ली है, यहां से कोई किरण आया, बर्फ के सिल्ली से गुजरा और बाहर निकल गया, तो ये हुआ निर्गत किरण। तो क्वेश्चन पूछ रहा है निर्गत किरण और अविलंब के बीच, अविलंब के बीच बनने वाले कोण को निर्गत कोण कहेंगे। सही उत्तर होगा सी नंबर। आवर्धन बराबर क्या होता है? आवर्धन बहुत भी, आवर्धन को एम से सूचित करते हैं। एम बराबर क्या होता है? भी बटा यू। भी क्या है? दर्पण से प्रतिबिंब तक की दूरी है। यू क्या है? दर्पण से वस्तु तक की दूरी है। यू हमेशा माइनस में होती है, बाएं बगल होती है। अगला क्वेश्चन बहुत भी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप पढ़िए और उत्तर दीजिए। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग करते हैं? आप सरल सूक्ष्मदर्शी देखे हैं, बच्चे लोग का जो कंपास होता है उस कंपास में एक लेंस का प्रयोग करते हैं। हम लोग कागज जलाने में भी उसका प्रयोग करते हैं, बच्चों के साथ खेलने के लिए प्रयोग करते हैं। आइए इसको देखिए, ये जो है एक ऐसा, ये सरल सिंपल माइक्रोस्कोप है, सरल सूक्ष्मदर्शी है। इसमें जब हम थोड़ा उसको ऊपर नीचे वस्तु सटा के करते हैं बड़ा छोटा दिखाई देता है, इसी का नाम है समतल, सॉरी इसका नाम है सिंपल माइक्रोस्कोप, सरल सूक्ष्मदर्शी। इसमें हम लोग जो यूज करते हैं, ये सही उत्तर होगा उत्तल लेंस का। दर्पण नहीं है, उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? लेंस के बारे में पूछ रहा है, किस लेंस से सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? उत्तल लेंस है, अवतल लेंस है, बाइफोकल है, इनमें से क्या होगा? हम क्या जानते हैं कि उत्तल दर्पण काल्पनिक बनाता है, लेंस में अवतल ऐसा करता है। सही उत्तर होगा अवतल। अवतल लेंस केवल काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस क्या होता है? उत्तल लेंस इस प्रकार का होता है। उत्तल लेंस का बीच वाला भाग मोटा होता है, किनारा वाला भाग पतला होता है, यानी कि किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी नंबर।
किसी बिंब का वास्तविक और समान आकार का प्रतिबिंब बनाने के लिए उस वस्तु को लेंस के सामने कहाँ रखेंगे? कोई उत्तल लेंस है, उस लेंस के कहाँ रखेंगे? तो इसका उत्तर होगा प्रकाश केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखेंगे। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। किसी भी बिंब का, अब किसी भी बिंब माने वस्तु का प्रतिबिंब आभासी हो, सीधा हो, बिंब से बड़ा पाया गया तो वस्तु कहाँ होगा? ध्रुव और फोकस के बीच होगा। इस क्वेश्चन को देखा जाए। किसी गोलीय दर्पण और पतले गोलीय लेंस दोनों का फोकस दूरी -15 है। ध्यान दिया जाए, -15 है, तो लेंस और दर्पण क्या है? जैसे ही माइनस होगा, दोनों के दोनों माइनस में है तो अवतल है, प्लस है तो उत्तल है। दिमाग में सेट कर लीजिए। फोकस दूरी एफ यदि माइनस में है तो अवतल है, प्लस में है तो उत्तल है। यानी दोनों क्या है? तो क्वेश्चन में क्या है? -15 है, तो दोनों क्या होगा? अवतल होगा। ए इसका सही राइट आंसर है। इस प्रकार से प्रकाश के परावर्तन का नियम भी पूछता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इससे संबंधित क्वेश्चन आए देखते हैं। पूछ रहा है कि परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है? परावर्तन के नियम में क्या बताया गया है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं किस नियम में? प्रकाश के परावर्तन में। इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ए नंबर। इसका फोटो बनाने के लिए आप तैयार रहिए, बहुत व्यवहारी है। परावर्तन के नियम का क्वेश्चन आपसे आएगा अब की बार। प्रकाश परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश परावर्तन कितने नियम हैं और इनका नाम बताइए, इनका उल्लेख कीजिए। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या क्या होती है? आप जब कोई लेंस देखते हैं, मान लेते हैं यही उत्तल लेंस है, तो कितने मुख्य फोकस होंगे? एक मुख्य फोकस इस बगल होगा, एक मुख्य फोकस इस बगल होगा, तो कुल मिलाकर कितने होंगे? 2 होंगे। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। अगला क्वेश्चन आपके लिए। प्रकाश की किरण गमन करती है कैसे? आप यहां पे देख रहे हैं कि एक आंख है और ये 4 वस्तु है। ये चारों, सॉरी 3 वस्तु है, तीनों वस्तु में छेद किया हुआ है और आंख से देख रहा है। तो प्रकाश की किरण किस रेखा में गमन करता है? सीधी रेखा में। इसको बोलते हैं ऋजु रेखिक मार्ग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्च लाइट। सर्च लाइट आप बहुत देखे हैं, आपके घर में भी है। सर्च लाइट टॉर्च को कहते हैं। सर्च लाइट किसे कहते हैं? टॉर्च को। उससे संबंधित क्वेश्चन पे आते हैं। ये जो टॉर्च का ये वाला भाग है, आगे वाला जो भाग है, आप टॉर्च देखे हैं, टॉर्च को आइए देख लेते हैं। ये टॉर्च का बीच वाला भाग है, ये कैसा रहता है? धसा हुआ रहता है। धसा हुआ रहता है तो टॉर्च कैसा है? ये टॉर्च जो है, टॉर्च का भाग अवतल होगा, ध्यान रखना है। सर्च लाइट किसे कहते हैं? टॉर्च को कहते हैं। और टॉर्च का बीच वाला भाग कैसा रहता है? धसा हुआ। धसल का को क्या बोलेंगे? अवतल। तो आपको ये बात याद रखना अच्छे से। सर्च लाइट का परावर्तक सतह परावर्तक सतह होता है, कैसा होता है? अवतल होता है। अगला क्वेश्चन। किसी भी दर्पण का, अवतल दर्पण का फोकस दूरी त्रिज्या वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। एफ आर का क्या होता है? आधी होती है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व के पथ से विचलित हो जाती है, इसे क्या कहते हैं? हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं कि मान लेते हैं कि ये मेरा बर्फ का सिल्ली है और यहाँ से कोई किरण आया, अभी हवा में आ रहा था, अब बर्फ में आया, तो जाना चाहिए इसको ऐसे, लेकिन ये जाएगा इस तरह से, तो पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। इसको क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 41 पे आइए। प्रकाश की किरण जब एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब क्या होता है?
कोई भी प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो क्या होता है? एक माध्यम ये बर्फ का सिल्ली है, यहां से किरण आती है, विरल से सघन माध्यम में होती है, जाना चाहिए किरण को इस प्रकार से, लेकिन वो इस प्रकार से जाता है, यहाँ पे अभिलंब होती है। तो सही उत्तर क्या होगा? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश की किरण एक किरण दो माध्यम को अलग अलग करने पर लंबवत पड़ती है, कैसे पड़ती है? लंबवत पड़ती है तो वह क्या होती है? ये कोई बर्फ का सिल्ली है और इस पे आप सीधा लाइट डाल दिए, सीधा, तब क्या होता है? लंबवत होने का मतलब है इसका ई वाला कोण 90 डिग्री और दूसरे साइड का 90 डिग्री, या बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। सही उत्तर इसका बी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी से भरे बाल्टी की गहराई कब मालूम पड़ता है? इसके क्या कारण है? अब बाल्टी है, बाल्टी में आप पानी है, पानी में आप छड़ दे दिए, छड़ आपको टेढ़ा दिखाई देता है, कम गहराई में लगता है, इसका है प्रकाश का अपवर्तन होता है वहां। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है, किसके कारण से? सही उत्तर होगा प्रकाश में चाल में परिवर्तन के कारण से, चाल में चेंज होने के कारण से अपवर्तन होता है। अलग अलग प्रकाश का चाल अलग अलग होता है। इस क्वेश्चन पे आइए, सघन माध्यम में विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध रहता है? रिलेशन पूछ रहा है। दोनों कोण बराबर होते हैं, ये ऑप्शन गलत है। आपतन कोण बड़ा होता है, ये भी गलत है। अपवर्तन कोण में से कोई निश्चित संबंध नहीं होता है। इसका मेरे हिसाब से सही उत्तर डी होनी चाहिए, कोई संबंध नहीं होता है। इसको यदि अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के प्रिज्म के अपवर्तन की तरह प्रवेश करती है तो दूसरे सतह की ओर क्या होती है? ये मेरा प्रिज्म है, ये मेरा प्रकाश की किरण है, प्रिज्म के आधार के समांतर जाता है और ये नीचे की ओर मुड़ जाता है। ऑप्शन क्या पूछ रहा है? वह मूर्ति है, किधर मूर्ति है? आधार की ओर मूर्ति है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे सही सही आंसर होगा उसका प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ जाती है, बी ऑप्शन होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेत्र, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा जाए, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में क्या होता है? नजदीक का साफ नहीं देखेगा तो दूर दृष्टि दोष होगा, दूर दृष्टि दोष। और यदि नजदीक का साफ दिखेगा, दूर का साफ नहीं दिखेगा तो उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ लीजिए, इसका उत्तर आप कमेंट करके जवाब दीजिए, हमें आपके कमेंट का इंतजार है। चंद्रमा पे खड़े व्यक्ति को अंतरिक्ष में आकाश कैसा प्रतीत होता है, कैसा दिखाई देता है? चलिए हम इसका आंसर बता देते हैं, इसका आंसर होगा काला। चंद्रमा पे जो खड़ा व्यक्ति अंतरिक्ष यात्री है उसे आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष का निवारण, निवारण मतलब दूर करना, इलाज करना, किस लेंस से होता है? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए आप उत्तल है, अवतल है, बाइफोकल है या सिलिंड्रिकल है, तो आप किसका उपयोग कर निकट दृष्टि दोष को इसको दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करते हैं। दूर दृष्टि में उत्तल लगाते हैं और जहाँ जरा हो वहाँ पे बाइफोकल लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस फोटो को आप अच्छे से देख लीजिए, इसका फोटो आपको परीक्षा में भी बनाना है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। स्पेक्ट्रम क्या है? स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है? तो पहला क्वेश्चन यही आप सॉल्व कर लीजिए, स्पेक्ट्रम क्या है? इसको हिंदी में वर्णपट भी कहते हैं, वर्ण व मूर्धन्य पर रेफ वर्णपट। वर्णपट किसे कहते हैं?
जब किसी प्रिज्म से कोई श्वेत प्रकाश प्रवेश करती है, क्या करती है? प्रवेश करती है, तो वह दूसरी ओर 7 अलग अलग रंगों में बट जाती है। इसी अलग अलग रंग में बटने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और जब इसे पर्दा पर उतारते हैं तो उसे हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं, वर्णपट कहते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को देखिए, किस किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है? उत्तर क्या होगा? बैगनी। कम किसका होगा? लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तरंगदैर्घ्य जो होगा वो किसका? बैगनी है, हरा है, लाल है, किसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक? तरंगदैर्घ्य लाल का होता है। प्रकाश का जो लाइट है वो रेड लाइट है, लाल रंग है, उसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है? सही उत्तर होगा यहाँ पे, दृष्टि पटल पे, रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है, आपको याद रखना है। दृष्टि पटल पे मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, वह भाग क्या कहलाता है? दृष्टि पटल कहलाता है। इस बात को ध्यान रखना है। दृष्टि पटल पे यानी कि रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है, इसको ध्यान रखना है। रेटिना पर यहाँ पे भी टाइपिंग मिस्टेक है, इसका सही उत्तर होगा ना, ठीक ही है, डी है, ठीक ही है। अगला क्वेश्चन, तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है, किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह क्या है? कॉर्निया है या आइरिस है या क्या है? यहाँ पे पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उस पर गौर कीजिएगा। आंख के जिस भाग पर पड़ता हुआ भाग क्या है? आइरिस का लगता है। प्रतिबिंब बनने की क्रिया रेटिना पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन कई बार पूछा है और अधिकांश करके कुछ बच्चे लोग गलती कर देते हैं, हम उसके लिए आसान तरीका बता रहे हैं। पहले आप अपने हिसाब से इस क्वेश्चन को पढ़िए, इसका उत्तर बताइए कमेंट करके। तो बच्चा पार्टी फटाफट कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल है, अवतल है, वलयाकार है। आंख को आप छूइए, आंख को छूने के बाद यदि उच्चौ लगता है, उभरा हुआ लगता है, तो आंख में उत्तल लेंस है, आपको याद रखना है। इसी प्रकार से मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस पाया जाता है। हम इसकी चर्चा पहले भी कर चुके हैं। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? सही उत्तर इसका क्या होगा? प्रिज्म का होगा। मैंने अभी तुरंत डिस्कस किया था, स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं हिंदी में से वर्णपट बताया था। वर्णपट, वर्णपट, वर्णपट किसे कहते हैं? ध्यान रखना है, जब किसी प्रिज्म से कोई प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो वह दूसरे तरफ आधार की ओर मुड़ते हुए 7 अलग अलग रंगों में बट जाती है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जब इसे किसी पर्दा पर उतारा जाता है तो उसी पर्दा को वर्णपट कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का, वर्ण माना रंग का, वर्ण माना रंग का, वर्ण मतलब क्या होता है? रंग। वर्ण मतलब क्या होता है? रंग। रंग मतलब कलर। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? सही उत्तर क्या होगा? लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, कम होता है बैगनी का। बहुत आसान क्वेश्चन, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट देखने का न्यूनतम दूरी कितनी होती है? न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, दूरी अनंत होती है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, हम इसे इसको अगले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। इसका 58 नंबर क्वेश्चन जो आप पढ़िए, इसका जवाब आप दीजिए। हम चर्चा कर चुके हैं, आपके लिए ये क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब को बनाता है उस भाग को क्या कहते हैं? यानी कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? इसका जवाब कमेंट में क्वेश्चन नंबर 58 Q58 लिख के अपना आंसर लिखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखे हुए वस्तुओं को समायोजित कर सकता है, ऐसा किसके कारण होता है? तो आपको इसको बताना है। क्या बताना है कि मानव नेत्र जो है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को, आंख जो है लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरी पर रखी वस्तु को फोकसित कर सकता है, यानी कि फोकस को एडजस्ट कर लेता है। ऐसा किसके कारण होता है? समंजन क्षमता के कारण होता है। तो समंजन क्षमता किसे कहते हैं? मनुष्य का आंख विभिन्न दूरी पर रखी वस्तु के देखने के क्रम में लेंस जो है फोकस को एडजस्ट कर लेता है, समायोजित कर लेता है और हमें दूर की वस्तु भी साफ दिखाई देने लगती है। सभी आंखों में यह क्षमता होती है। इसी क्षमता को समंजन क्षमता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। जो हमारे आंख में लेंस है, अभिनेत्र लेंस है, आंख में जो लेंस है उसके फोकस दूरी को चेंज किया जाता है। किसके द्वारा? पुतली के द्वारा, दृष्टिपटल के द्वारा। पुतली एक नली की तरह आंख में खाली जगह होती है जिसमें लाइट अंदर जाता है, वही पुतली है। तो आपका इसका सही उत्तर में से आप टिक लगाएंगे पक्षाभी पेशियों के द्वारा। आंख का जो पक्षाभी पेशी है उसके द्वारा ही यह दिखाई पड़ता है, फोकस दूरी को चेंज करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके हमें बताइए। क्वेश्चन नंबर 60 हम आपके लिए, सॉरी 61 नंबर क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। इसका आंसर क्या होगा? एक स्वस्थ आंख के दूर बिंदु होता है, यानी कि एक स्वस्थ आंख कहां तक देख सकता है उसी को दूर बिंदु कहते हैं। आप किसमें कमेंट करेंगे? आप कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर और उसका ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करता है कि किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों से बने हुए द्विफोक्सी लेंस के द्वारा संशोधित किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है, संशोधित कर सकते हैं? इसमें से आपको जवाब देना। इसमें से दोनों पूछ रहा है, दोनों पूछ रहा है। किसके प्रयोग से? किसके प्रयोग से आप इसको दूर कर सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अवतल लेंस उत्तल लेंस से बने द्विफोक्सी लेंस को संशोधित किया जा सकता है, किसमें हम लोग प्रयोग करेंगे? तो दोनों के लिए हम लोग जरा दृष्टि दोष का प्रयोग करेंगे। ये इसका सही उत्तर ये वाला होगा, जरा दूर दृष्टिता। कैमरे की तरह नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश के परिमाण को कौन नियंत्रित करता है? आपकी आंख में जो लाइट आता है उस लाइट को कौन कंट्रोल करता है? इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आंख में जो लाइट आता है उस लाइट को पुतली कंट्रोल करता है, पुतली कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम अभी भी चर्चा कर चुके हैं, मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते से प्रवेश करता है? आंख में जो रोशनी जाता है वो किसके माध्यम से प्रवेश करता है? उत्तर क्या होगा? पुतली के रास्ते से प्रवेश करता है। जब आप धूप में जाते हैं तो पुतली का आकार छोटा हो जाता है और आप धूप से छांव में आते हैं तो पुतली का आकार बड़ा होने लगता है। जितना देर लगता है उतना देर आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ती है, थोड़ा थोड़ा देर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश का रंग नीला होने का क्या कारण है? बहुत आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जवाब दिया जाए। आकाश का रंग नीला होने का क्या कारण है? क्या कारण है आकाश का रंग नीला होता है? नीला होने का, आकाश का रंग नीला होता है किसके कारण से? परावर्तन के कारण से, प्रकीर्णन के कारण से, अपवर्तन के कारण से, किन के कारण से? प्रकाश का रंग किसके कारण से नीला होने का कारण पूछ रहा है, तो मेरे हिसाब से सही उत्तर होना चाहिए प्रकीर्णन के कारण से। जब आकाश से जब लाइट आता है तो लाइट वायुमंडल के धूलकण से टकरा जाता है, टकराने के बाद प्रकीर्णन होता है और प्रकीर्णन के कारण से आकाश नीला रंग को ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है और आपको आकाश नीला दिखाई देता है। इस क्वेश्चन पे आइए, नेत्र में प्रवेश करने वाली किरण, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरण का अधिकांश अपवर्तन होता है आंख के किस भाग पे? नेत्रोत्पी, अभिनेत्र के अंतर पृष्ठ पे, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पे? सही उत्तर क्या होगा? अभिनेत्र के अंतर पृष्ठ पे। परिवर्तन पूछ रहा है अभिनेत्र के अंतर पृष्ठ पे।
इसका सही उत्तर ये बी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश जब जब प्रिज्म से गुजरता है, श्वेत प्रकाश जब किसे गुजरता है, प्रिज्म से गुजरता है, तो सबसे अधिक विचलन विचलन में मुड़ना, सबसे अधिक कौन रंग मुड़ता है? अभी मैंने फोटो भी दिखाया था। सबसे अधिक बैंगनी रंग मुड़ता है, सबसे कम लाल रंग मुड़ता है। सबसे अधिक विचलन लाल रंग का, सबसे कम विचलन बैंगनी रंग का होता है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो आधार की ओर झुकी हुई प्रकाश का रंग कैसा होता है? हम अभी प्रिज्म में देख चुके हैं कि आधार में जो झुकता है, निचला का रंग बैंगनी होता है, ऊपर वाले का रंग लाल होता है। तो लाल रंग का झुकाव कम होता है, बैंगनी रंग का झुकाव ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब आप दे चुके हैं। चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। इसका जवाब दीजिए। प्रकाश के किस रंग में परकिरणन यानी कि प्रकाश का छितरना सबसे कम होता है? सही उत्तर क्या होगा? लाल रंग। और प्रकाश के परकिरणन के कारण से सुबह और शाम को सूरज रक्ताभ दिखाई देता है, सूरज लाल दिखाई देता है। सूरज कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकिरणित करते हैं? आपको आकाश कैसा दिखाई देता है? हरा दिखाई देता है। आकाश हरा दिखाई देता है। गलत उत्तर। आकाश का रंग कैसा होता है? आकाश नीला दिखाई देता है। ये ऑप्शन आपका गलत है, सही उत्तर होगा नीला। नीला रंग को अधिक प्रकिरणित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश का नीला रंग होना किस घटना का परिणाम है? इसका सही उत्तर होगा प्रकिरण के कारण से आकाश नीला दिखाई देता है। आंख में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? हम लोग इसको कई बार बोलने के क्रम में बता चुके हैं आपको। आंख में जो लेंस होता है यही वाला लेंस होता है। इसका नाम है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। नेत्र के द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब? आंख जो है हमेशा वास्तविक, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। इस बात को भी ध्यान रखना है। आंख कैसा प्रतिबिंब बनाता है? वास्तविक बनाता है, उल्टा बनाता है और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम होने पर कौन सा दोष होता है? फोकस दूरी कमेगा, निकट दृष्टि दोष होगा। इसका सही आंसर बी नंबर होगा। एक प्रिज्म कितने सतह से घिरे होते हैं? प्रिज्म में 5 सतह से घिरे होते हैं। प्रिज्म 5 सतह से घिरे हुए होते हैं। आप हमें कमेंट कीजिए प्रिज्म में कितने कोण होते हैं। मैं आपसे कोण पूछ रहा हूं और किनारा पूछ रहा हूं। आप कमेंट में लिखिए प्रिज्म में कितना कोना होते हैं, कितने किनारा होते हैं। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? पुतली के साइज को आइरिस कंट्रोल करता है। आइरिस परितारिका हिंदी में कहते हैं, वो उसको कंट्रोल करता है। पुतली परितारिका के माध्यम से वो कंट्रोल होता है, छोटा बड़ा होना। जब धूप आती है तो पुतली का साइज छोटा हो जाता है और जब छांव में आते हैं तो धीरे धीरे पुतली का साइज बड़ा होता है और ये परितारिका के द्वारा कंट्रोल होता है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना है? 7 रंगों के मेल से बना है। सही उत्तर इसका डी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम होने पर कौन सा दोष होगा? निकट दृष्टि दोष होगा और फोकस दूरी बढ़ने पर दूरदृष्टि दोष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखा जाए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 80 में बोलता है एक एंगस्ट्रम का मौन कितना होता है? आपसे ये पूछा जा रहा है, एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है? एक एंगस्ट्रम को बोलते हैं 10 के पावर -10 मीटर। एकदम इसको अच्छे से बैठा लीजिए कपार में। एक एंगस्ट्रम का मान कितना होता है? 10 के पावर -10 मीटर। कुछ नंबर हैं, इस नंबर को आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और याद रखिएगा। बहुत वीवीआई नंबर है। हम तो चाहते हैं कि आप इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा। जैसे 10 के पावर -1 को डेसी बोलेंगे, -2 को सेंटी बोलते हैं, 10 के पावर -3 को मिली बोलते हैं, 10 के पावर -6 को माइक्रो बोलते हैं,
10 का पावर -9 को नैनो बोलेंगे, 10 का पावर -12 को पिको बोलेंगे, -15 को फेमटो बोलेंगे और -18 को एटो बोलेंगे। ये कुछ नंबर हैं, इस नंबर को हमेशा याद रखना है कि इसका क्या नाम है, क्या गुणांक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है खतरे का निशान का रंग लाल किस रंग का प्रयोग किया जाता है? खतरे का निशान जो है आप स्टेशन सब में देखे होंगे, ट्रेन जब रुकती है तो इस लाल रंग को देख के रुक जाती है। ये खतरा का संकेत है, रुकने के लिए कह रहा है, आगे रास्ता पर नहीं जाना है, नहीं बढ़ना, खतरा है। तो खतरे का निशान किस रंग का प्रयोग करते हैं? लाल रंग। खतरे का निशान में किसका प्रयोग करेंगे? हम लाल रंग का प्रयोग करेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। खतरे का निशान के लिए आप लाल रंग का प्रयोग करते हैं। यदि आपसे पूछा जाए खतरे के निशान के लिए लाल रंग का प्रयोग क्यों करते हैं, तो इसमें लिखना है कि लाल रंग का तरंग अधिक होती है और जलवाष्प के समय में, कुहासा के समय में भी दूर से हमें साफ स्पष्ट दिखाई देने लगती है, दिखाई पड़ती है, दिखने में दूर से स्पष्ट दिखाई देता है, इसीलिए खतरे के निशान को लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। इंद्रधनुष से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे कुछ मात्रक बोला है, आप इस मात्रक को अच्छे से याद रखेंगे। ये मात्रक कई बार एग्जाम में पूछा है। एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का। ओम प्रतिरोध का। महो चालकता का। कैलोरी उष्मा का। कूलम विद्युत आवेश का। सेंटीग्रेड तापमान का। केल्विन भी तापमान का ऐसा ही मात्रक है। सीजीएस में सेंटीग्रेड होता है। दूरी का मात्रक सेंटीमीटर, सीजीएस में सेंटीमीटर होती है। रेडियो विखंडन का क्यूरी होता है, फुट भी होता है। ध्वनि तीव्रता का डेसिबल में नापते हैं। और लेंस की क्षमता का मात्रक डायप्टर होता है। बल का मात्रक सीजीएस में डाइन होती है और एसआई में न्यूटन होता है। ये आपको मात्रक याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस रंग को, क्वेश्चन को पढ़िए। इंद्रधनुष का भीतरी भाग किस रंग का होता है? इंद्रधनुष इस प्रकार का 7 रंगों का होता है। सबसे निचला भाग को क्या बोलेंगे? सही उत्तर होगा बैगनी। ऊपर में लाल रंग रहता है। प्रकाश का घटक रंगों में टूटना, प्रकाश का विभिन्न रंगों में टूटना क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण कहलाता है। अब हम चौथा अध्याय से क्वेश्चन उठाए हैं, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। विभव का मात्रक क्या होता है? विभव का मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर का मात्रक वोल्ट ही होता है। निम्न में कौन अर्धचालक नहीं है? सिलिकॉन, जर्मेनियम दोनों अर्धचालक है। इसे उपचालक भी कहते हैं, सेमीकंडक्टर के नाम से जानते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम की जो है अर्धचालक है। यहाँ पे पारा नहीं है, पारा को Hg कहते हैं और यह पारा धातु होते हुए भी कमरा के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है वोल्ट मीटर बटा एम्पियर। वोल्ट मीटर बटा एम्पियर ये किस चीज को डिपेंड करता है? ओम, यानी ये प्रतिरोध को निर्भर करता है। इसको आप ऐसे कह सकते हैं, एम्पियर के जगह पे हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, वोल्ट मीटर V बटा एम्पियर के जगह पे करंट I दीजिए और इसको आप R लिखिए। V बटा I को R कहते हैं। यहाँ पे वोल्ट बटा एम्पियर किसका हो जाएगा? ओम का। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है, यही अगला क्वेश्चन है भी। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है बाबू? ओम होता है। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विद्युत धारा यानी करंट का मात्रक क्या होता है? करंट का मात्रक, धारा का मात्रक पूछ रहा है। धारा का मात्रक क्या होगा? धारा का मात्रक वाट नहीं होगा, वोल्ट नहीं होगा, ओम नहीं होगा। इसका सही उत्तर होगा एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। का क्या है उस पर गौर करते हैं। 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम के 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा। ये 3 प्रकार के प्रतिरोध हैं। ये 1 ओम है, ये 2 ओम है और ये 3 ओम है। इसको बदले में हम एक तार लगाएंगे, 1 2 3 3 6 ओम लगेगा। सही उत्तर होगा इसका डी नंबर। ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान स्थिर रहता है? किसका मान कांस्टेंट रहता है? किसका मान अचर रहता है?
तो ओम का नियम क्या है? किसी स्थिर ताप पर, यानी कि स्थिर किसको रखना है? ताप को रखना है, टेम्परेचर पे स्थिर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पद विद्युत धारा में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। शक्ति यानी पावर, पावर की बात बोल रहा है। P बराबर आई स्क्वायर आर, ये सही है। P बराबर भी आई, ये भी सही है। और P बराबर भी स्क्वायर बटा आर, ये भी आपका सही है। तो सही क्या नहीं है? सही क्या नहीं है? ये वाला ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभवांतर, विभवांतर का मात्रक क्या होता है? विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में ट्रेंड किया है। इस क्वेश्चन का आंसर आप जान लीजिए क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन को खुद पढ़िए और आप हमें जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप क्या लगाएंगे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100 वाट और 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब का, तनु नहीं होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, तंतु होगा, उसका प्रतिरोध क्या होगा? क्या पूछ रहा है? प्रतिरोध क्या होगा? पूछ क्या रहा है लास्ट में? प्रतिरोध। और प्रतिरोध का चिन्ह क्या लिखते हैं? आर लिखते हैं। आर बराबर आप क्या लिखेंगे? आर बराबर क्या होगा? आर बराबर होगा भी स्क्वायर बटा पी होगा। यहाँ पे जो कि पावर में दिया हुआ इसीलिए आर बराबर क्या होगा? भी स्क्वायर बटे पी होगा। अब भी स्क्वायर का मान कितना है? 220, 220 गुना 220 बटा पी का मान कितना है? 100 है। शून्य शून्य कैंसिल होगा। 22 गुना 22 484 ओम होगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन सभी जगह ट्रेंड करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी ये बाप है। टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? टंगस्टन का प्रयोग कहाँ करते हैं? बल्ब के अंदर करते हैं। और इसका पिघलने का जो गलनांक होता है वो 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। ये आप बल्ब देखे हैं। और इस बल्ब, ये जो बल्ब देख रहे हैं जल रहा है, ये जो लाल वाला जो जल रहा है, ये जो लाल वाला जो जल रहा है, यही इसका तंतु है, फिलामेंट है। और ये टंगस्टन का बनाया जाता है। इसका गलने का जो टेम्परेचर मिलेगा 3500 डिग्री सेल्सियस होने पर यह गल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? शक्ति, शक्ति का मात्रक क्या है? शक्ति का मात्रक क्या है? शक्ति का मात्रक एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का मात्रक है, आई का मात्रक है। वोल्ट विद्युत विभवांतर का मात्रक है। ओम प्रतिरोध का मात्रक है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा वाट। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होगा? वाट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तुरंत मैंने चर्चा किया है, प्रतिरोध का मात्रक क्या है? प्रतिरोध का मात्रक यहाँ पे जूल भी नहीं है, जूल ऊर्जा का मात्रक है। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। यहाँ प्रतिरोध पूछ रहा है, वाट शक्ति का मात्रक है। अब तो वैसे भी ऑप्शन डी बचा है, वही सही होगा, ओम। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, हम इस क्वेश्चन को भी शामिल किए हैं। इस क्वेश्चन को आप पढ़िए और बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा, कैसे होगा। वीडियो को पॉज कीजिए, इसका उत्तर में कमेंट कीजिए फटाफट। चलिए अब आगे चलते हैं। पढ़िए क्या लिखा है। 12 विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है। कार्य पूछ रहा है। कार्य बराबर क्या होगा? W बराबर क्या होता है? VQ होता है। विद्युत का जो चौथा अध्याय, इसमें कार्य बराबर क्या होता है? विभवांतर गुना आवेश होता है। कितना विभवांतर है? 12। आवेश कितना है? 2। 12 दूना कितना हो गया? 24। बहुत आसानी से आप बोल दिए 24 जूल इसका सही उत्तर होगा। वेरी गुड।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। सेल किसको कह रहे हैं? बैटरी को कह रहे हैं। सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। मैं आपके समझने के लिए बोल रहा हूं, जिसको आप बैटरी कहते हैं वही सेल है। सेल का विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होगा? वोल्ट होगा, क्योंकि कूलम्ब आवेश का मात्रक है, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक, ओम प्रतिरोध का मात्रक है। जो ऑप्शन बचता है वोल्ट ही इसका सही मात्रक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। एक एमीटर के स्केल पर, एक एमीटर का स्केल है, उसमें 0 से लेके 2 एम्पियर के बीच में 20 को विभाग है, 20 को लाइन किया हुआ है। अल्पमापांक बराबर क्या होगा? अल्पमापांक बराबर होगा दोनों के बीच का अंतर और डिवाइड बाय विभाग। अल्पमापांक बराबर होगा 2 घटा 0 बटा 20, घटा देंगे 2 बटा 20 बचेगा, 2 एक कम 2 और 2 दही 20। इस प्रकार से बराबर आया 1 बटा 10। इसको करेंगे, एक लिख देंगे, शून्य के बाद एक अंक के बाद दशमलव लगेगा, 0.1, 0.1 एम्पियर। इसका सही उत्तर ए नंबर होगा। बहुत वीवीआई क्वेश्चन, एकदम सब दिन के लिए याद कर लीजिए। आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक पूछ रहा है। आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है। इस क्वेश्चन को पढ़ा जाए। इस क्वेश्चन का जवाब हम लोग क्लास में कई बार दिए हैं। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण कौन होते हैं? कौन से कण गति करते हैं? मान लीजिए आपका कोई चालक तार है, इसके सतह पर जो कण गति करते हैं वो कौन से कण गति करते हैं? इलेक्ट्रॉन के कण गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहा जाता है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे वर्ड पे गौर कीजिए, ध्यान से पढ़िए वर्ड को। यहाँ पूछ रहा है प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? प्रतिरोधकता, वर्ड पे गौर कीजिए। रेसिस्टिविटी का मात्रक क्या है? इसका मात्रक होगा ओम मीटर। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? सुचालक है, सुचालक है, सुचालक है का मतलब क्या है? जो आसानी से करंट को पास करता है। इसके लिए सही उत्तर क्या होगा? सल्फर गलत ऑप्शन, प्लास्टिक गलत ऑप्शन, ये ऊपर के तीनों गलत हैं। सही उत्तर क्या होगा? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट अधातु है, विद्युत का सुचालक है, कार्बन का अपरूप है, और यह अधातु होते हुए भी करंट को पास करता है। यह आसानी से रेट में मिलता है, आप देखे ही हैं। तो याद रखना, ग्रेफाइट क्या है? सुचालक है। ग्रेफाइट क्या है? सुचालक है, और विद्युत का सुचालक है, उष्मा का भी सुचालक है, करंट को आसानी से पास करता है। विभवांतर का मात्रक हम बता चुके हैं, कई बार बताया है। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। इस क्वेश्चन को न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आप इसे आसानी से हल करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। एक किसी बल्ब से 1 मिनट में, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम्ब का आवेश प्रवाहित होता है। 120 कूलम्ब का आवेश क्या होता है? प्रवाहित होता है। तब यहाँ पे पूछ रहा है धारा का मान क्या होगा? 1 मिनट में कितना सेकंड होते हैं? 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। पहले इसको समय को सेकंड में चेंज कर दिए। और क्यू का मान कितना दिया हुआ है? 120 कूलम्ब दिया हुआ है। किसका मान पूछ रहा है? आई का मान पूछ रहा है। आप जानते हैं कि क्यू बराबर क्या होता है? क्यू बराबर आई टी होता है। क्यू का मान कितना दिया हुआ है? 120 दिया हुआ है। आई का मान कितना दिया हुआ है? ये तो निकालना ही है, यही तो पूछ रहा है। टी का मान कितना दिया हुआ है? टाइम कितना दिया हुआ है? टाइम 1 मिनट मतलब 60 है। इसको आप 60 से कटा दीजिए, 60 कम 60, 60 दूनी, यानी कि आई बराबर क्या निकला? 2 एम्पियर। सही उत्तर बी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत बल्ब का
तंतु किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। और अभी तुरंत मैंने इसका बताया गलनांक कितना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि 10 ओम 20 ओम के दो प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। वर्ड पे गौर कीजिए, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। श्रेणी क्रम में जोड़ा गया तो प्रतिरोध क्या होगा? मतलब ये हुआ कि यहां से यहां तक का एक 10 ओम का ही तार है, प्रतिरोध है। दूसरा जो है ये 20 ओम का है। इन दोनों को हटा के एक एक तार लगाएंगे, समतुल्य होते 10 और 20 कितना मिलेगा? सही उत्तर कितना होगा? 30 ओम। इसका सही उत्तर होगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बल्ब से 220 वोल्टेज पे 2 एम्पियर की धारा बहती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? प्रतिरोध पूछ रहा है। आप जानते हैं प्रतिरोध को हम लोग क्या बोलते हैं? आर बोलते हैं। आर बराबर क्या होता है? भी बटा आई होता है। भी कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 220 दिया हुआ है। आई कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। दोनों को कटा दीजिएगा तो 110 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चालक के दोनों छोरों के बीच विभवांतर वी आर में क्या संबंध है? ओम के नियम में क्या बताया गया है? V बराबर आई इंटू आर होता है। इसी को सेट कीजिए, सही उत्तर होगा इसका ए ऑप्शन। ओम का नियम, ओम के नियम में V बराबर आई इंटू आर होता है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखिएगा, यह क्वेश्चन कई बार ट्रेंड किया है। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है, आपके घरों में जो बिजली अभी चल रहा है, वह कितना पे और कौन सी धारा है? वो सही उत्तर इसका होगा, हमारे घरों में जो बिजली सप्लाई किया जा रहा है ये 220 वोल्ट पे प्रत्यावर्ती धारा है। 220 वोल्टेज पे प्रत्यावर्ती धारा दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? इसका सही उत्तर है सौर ऊर्जा में चार्ज करते हैं सूरज की रोशनी, सूरज सौर सेल को हम लोग इसकी सहायता से, सौर प्लेट की सहायता से, और करंट को हम लोग जमा करते हैं बैटरी में, बैटरी को फिर जगह जगह यूज करते हैं। तो इससे जो करंट मिलता है हमको, ये कौन सा करंट मिलता है हमको? दिष्ट धारा मिलता है। इस वर्ड को याद रखना है। बैटरी से किस प्रकार की धारा मिलती है? दिष्ट धारा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल्ट के बारे में क्वेश्चन है और ये मात्रक से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि बताइए बोल्ट क्या होती है? बोल्ट को इसको कहते हैं जूल बटा कूलम्ब को बोल्ट कहते हैं। जूल बटा कूलम्ब को क्या कहते हैं? बोल्ट कहते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब सॉल्व करके आप हमें दे सकते हैं। किसी भी विद्युत बल्ब से 220 वोल्टेज पर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो क्या पूछ रहा है? फिलामेंट का प्रतिरोध। प्रतिरोध बराबर क्या होता है? V बटा आई होता है। V का मान कितना है? 220 है। I का मान कितना है? 1 है। 220 में 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 220 ओम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उपकरण में, उपकरण मतलब मशीन, डिवाइस, किस मशीन में प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है? एमीटर में होता है, वोल्टमीटर में होता है। सही उत्तर होगा कुंडली में नहीं होता है, इसमें भी ऐसे होता है। क्वेश्चन नंबर 16, विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? दो बिंदुओं के बीच के वोल्टेज को नापने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? वोल्टमीटर का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि 1 ओम 2 ओम और 3 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में 12 वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? तो पूछ रहा है कि धारा का मान क्या होगा। हम इस धारा का मान पे आते हैं तो गौर कीजिए, 1 ओम 2 ओम और 3 ओम के कितने प्रतिरोध? 3 बैटरी को जोड़ा गया। किससे जोड़ा गया है? बैटरी से जोड़ा गया। तो क्या पूछ रहा है? धारा का मान के बारे में। पहले इस तीनों का समतुल्य निकालिए, 1 ओम 2 ओम 3 ओम, ये हो गया 1 2 3, 1 और 2 3 3 6 ओम। इसका ये मतलब हुआ कि आर का मान यहाँ पे 6 होगा, भी का मान यहाँ पे आर 12 होगा, और आई का मान पूछ रहा है। आई बराबर क्या होता है? भी बटा आर होता है, यानी 12 बटा 6 होगा। 6 दूनी 12, सही उत्तर 2 एम्पियर।
वोल्ट बराबर क्या होता है? वोल्ट बराबर जूल प्रति कूलम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभवांतर मापने के लिए यानी वोल्टेज नापने के लिए वोल्टेज वोल्टेज डिफरेंस कहते हैं, तो इसमें किस यंत्र को कहा जाता है? सही उत्तर होगा वोल्टमीटर के लिए हम लोग वोल्ट। इसी एमीटर को किस में जोड़ा जाता है? आप हमें कमेंट करके जवाब दीजिए। एमीटर एक मशीन है, आपके घर में भी जरूर लगा होगा, यह श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, हम चर्चा कर चुके हैं कि किसी भी तार में जो करंट होती है वो प्रवाहित होती है, उसके गतिशील कण को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। नोट किया जाए, कॉपी कलम निकालिए और लिख लीजिए। इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। आर बराबर क्या होता है? ओम भैया बताए थे, V बराबर आई इंटू आर। आर बराबर क्या लिखाएगा? V बटा आई। V बटा आई यानी सही उत्तर होगा सी नंबर। इस क्वेश्चन का जवाब सोचा जाए, किसी चालक तार से 2 मिनट तक 1 एम्पियर की धारा बहती, आवेश का मान क्या होगा? 2 मिनट को पहले आप एसआई मात्रक में चेंज कर लीजिए। 2 मिनट का मतलब होता है, टी का मतलब हो जाएगा यहाँ पे 120 सेकेंड। आप अस्थिर से सोचिए 120 सेकेंड क्यों लिखे? 1 मिनट में 60 सेकेंड, 2 मिनट में कितना हो जाएगा? 120 सेकेंड। और यहाँ पे आई का मान कितना दिया हुआ है? 1 एम्पियर। क्या पूछ रहा है? आवेश का मान। क्यू बराबर क्या होता है? आई इंटू टी होता है। आई का मान हो गया आपका 1 और टी का मान हो गया 120, दोनों के गुणा करोगे तो बाबू हो जाएगा 120 कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिपथ में, किसी भी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को किससे मापते हैं? विद्युत धारा को हम लोग एमीटर से नापते हैं। इस क्वेश्चन पे आइए, 1 ओम और 2 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा है। कौन क्रम में जोड़ा है? श्रेणी क्रम में। ये दोनों मिला के तो मेरा प्रतिरोध यहाँ पे हो गया 1 2 3 ओम और 6 वोल्ट, भी मतलब हो गया वोल्टेज, 6 वोल्ट लगाया। तो आई बराबर पूछ रहा है, आई बराबर क्या बोले? V बटा आर होता है। V का मान 6, आर का मान 3, 3 दूनी 6, सही उत्तर होगा 2 एम्पियर। इस चित्र को आप देखे होंगे, यही एमीटर है और इसी का एक डिवाइस आपके घर में, घर के बाहर में जो मीटर बोर्ड लगा हुआ उसमें भी इसका प्रयोग करते हैं। आपके घरों में जितनी बिजली जल रही है उसको यह नापता है, एमीटर। एमीटर को किस में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आइए क्वेश्चन पे, तो एमीटर को परिपथ में कैसा जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। सही उत्तर यही होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 100 वाट को 250 वोल्ट के मेन तार से जोड़ा जाता है, तो धारा का मान क्या होगा? हम अभी भी चर्चा किए हैं कि धारा का मान क्या होगा। धारा का मान निकालने के लिए हम इसमें से किसका प्रयोग करेंगे? आपको दिया क्या है? P दिया है। P मतलब हो गया पावर, 100 वाट दिया हुआ है। V यानी कि 250 भी दिया हुआ है। तो धारा पूछ रहा है, प्रवाहित धारा बराबर क्या होगा? तो धारा यानी आई पूछ रहा है। धारा मतलब क्या? आई पूछ रहा है। आई बराबर होता है P बटा V। P का मान कितना रखोगे? 100 बाबू, और V का मान कितना रखोगे? 250। कटाओगे तो 5 दूनी 10, 5 25, यानी कि ये हो गया आपका आई बराबर हो गया 2/5, और फिर भाग दोगे तो 5 चौके 20, दशमलव लगा के आपका ये सही आंसर होगा 0.4। इस नंबर को आप याद कर लीजिए। 1 कूलम बराबर कितने प्रोटॉन से बना होता है? 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है। 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है। सही उत्तर ए नंबर होगा। हम इसको कई बार बता चुके हैं, आप हमको कमेंट करके जवाब दीजिए। ये विद्युत बल्ब का जो टंगस्टन है वो तंतु है, किसका बना होता है और उसका तापमान कितना होता है? यहाँ पे आइए, शॉर्ट सर्किट के समय में विद्युत धारा का मान क्या होता है? जब कभी भी किसी तार में प्लस माइनस तार आपस में सट जाता है तो वहां पे प्रतिरोध का मान 0 हो जाता है, आर का मान 0 होता है, धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, और उस स्थान पे आग लग जाती है। इसी घटना को लघु पतन कहते हैं। विद्युत जनित्र
किस सिद्धांत पे काम करता है? विद्युत जनित्र जो है आपका विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है, जिसे आप डायनेमो कहते हैं। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का खोज किसने किया था? फैराडे ने किया था, माइकल फैराडे। बैटरी में किस प्रकार की धारा होती है? ये जो आप बैटरी देख रहे हैं आपके दुकान में जो मिलता है, इसमें बैटरी से हम लोग कौन सी धारा निकालते हैं? दिष्ट धारा निकालते हैं। मोबाइल रेडियो में इसका इस्तेमाल करते हैं, घड़ी में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, ये दिष्ट धारा का प्रयोग करते हैं। और जो बल्ब जलाते हैं, मरकरी जलाते हैं, उसमें प्रायः हम लोग प्रत्यावर्ती धारा देते हैं। ये धारा खतरनाक होती है, दिष्ट धारा ज़्यादा खतरनाक नहीं होती है। डायनेमो किस सिद्धांत पे क्या? डायनेमो पूछ रहा है यहाँ पे, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डायनेमो से दिष्ट धारा भी निकलती है, प्रत्यावर्ती धारा भी निकलती है। आप ये इसके रोटेशन पर निर्भर करता है कितना घुमा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस शर का प्रयोग करता है? चुंबक विद्युत चुंबक बनाने के लिए हम लोग नरम लोहे का प्रयोग करते हैं, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग करते हैं। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति किया जाता है वो कितना पे? 220 वोल्टेज पे प्रत्यावर्ती धारा होती है, इस बात का ध्यान रखना है। 220 वोल्टेज पे प्रत्यावर्ती धारा होती है और 50 हर्ट्ज उसकी आवृत्ति होती है। लघु पतन में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है और प्रतिरोध का मान शून्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी चालक में धारा की दिशा और उसे संबंधित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो ज्ञात कर सकते हैं वो उसे क्या कहते हैं? वो आपका होगा मैक्सवेल के दाहिने हाथ के नियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि किसी भी धारावाही लंबी सीधी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदु पे क्या होती है? समान होती है। परिनालिका के लिए आप क्या करेंगे? खोखला पाइप लेते हैं, इसके ऊपर तार को लपेट देते हैं, ये परिनालिका कहलाता है। किसी भी खोखला बेलनाकार पाइप के ऊपर में तार को इस प्रकार से लपेटा जाए कि दोनों के बीच दोनों अगल बगल हो, सटे हुए नहीं हो, इस व्यवस्था को परिनालिका कहते हैं। जब इसमें करंट देते हैं तो ये चुंबक की तरह काम करता है और उसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदु पर समान होती है। आप इस तार को पहचान रहे हैं, ध्यान से देख लीजिए। तार में मुख्य रूप से 3 प्रकार के रंग होते हैं, लाल है, काला है और ये हरा है। तो क्वेश्चन, उदासीन तार किसको कहते हैं? उदासीन तार का को कहते हैं? काला रंग का जो तार होता है ये उदासीन तार होती है। प्लस तार होता है, ये माइनस तार होता है, ये उदासीन तार होता है। लाल वाला प्लस, हरा वाला माइनस, काला वाला उदासीन। किस युक्ति से विभक्त विलय दिक् परिवर्तन करता है? तो ये होगा विद्युत जनित्र, जिसे जनरेटर के नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन को जवाब दीजिए। कहाँ चला गया क्वेश्चन नंबर? हम कहाँ में थे? क्वेश्चन नंबर यही है, हाँ यही है, 140 में है। किस युक्ति में दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर होगा विद्युत जनित्र। 141 नंबर पे है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के अंगूठा क्या बताता है? बल की दिशा बताता है। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम आपको याद रखना है, लिखना भी पड़ेगा आपको परीक्षा में। पश्चिम की ओर से जो क्या बोलते हैं इसको, पश्चिम की ओर से जो अल्फा कण है, धन आवेशित कण है, चुंबकीय क्षेत्र में उत्तर की ओर विक्षेपित हो तो वह कहाँ जाता है? ऊपरी मुखी की दिशा में जाता, चुंबकीय क्षेत्र बताता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिए। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा जो उत्पन्न करते हैं उसको कौन युक्ति कहते हैं? इसके युक्ति का क्या नाम है? जनित्र कहते हैं, जनरेटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज आप लोग बोलचाल में ग्रिफ कहते हैं, हम उसको सुरक्षा फ्यूज कहते हैं और किताब उसको विद्युत फ्यूज कहता है। विद्युत धारा के किस सिद्धांत पे काम करता है? उसमें सिद्धांत पे, जैसे ही ज़्यादा गर्म होगा वह फ्यूज का तार अंदर का गल जाएगा, आपका टीवी बॉल पंखा जलने से बच जाएगा। यही सुरक्षा फ्यूज का काम भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब आप हमें कमेंट करके दीजिए। मैंने आपको यह क्वेश्चन कई बार बताया है। घरेलू उपयोग के लिए विद्युत धारा आपूर्ति किया जाता है कितना पर किया जाता है? वीडियो को पॉज करके कमेंट कीजिए फटाफट।
इसका उत्तर जान लेते हैं। 220 वोल्ट पे 50 एचजेड पे सही उत्तर सी नंबर होगा इसका। ये कौन सा क्वेश्चन है? तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है तो कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा में कितने परिवर्तनों के बाद परिवर्तन होगा? तो 2 भ्रमण के बाद दिशा परिवर्तन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में कौन लंबी धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? चुंबकीय क्षेत्र के क्षेत्र रेखा तार के लंबवत होती है, गलत है। चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं समांतर होती है, ये भी गलत है। चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखा और ये होती है, ये भी गलत है। सही उत्तर होगा इसका डी नंबर। चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र तार का केंद्र होता है। इस क्वेश्चन को पढ़िए। विद्युत चुंबकीय प्रेरक घटना क्या है? किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया है, नहीं। किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, ये भी ऑप्शन गलत है। कुंडली और चुंबक के बीच जो गति के कारण कुंडली में धारा उत्पन्न करता है, बिल्कुल सही है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना यही है, जब किसी कुंडली के बीच चुंबक को बार बार आगे पीछे गति कराया जाता है तो उसके कारण उसमें विद्युत धारा उत्पन्न होती है। यही माइकल फैराडे ने बताया था, इसको प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी और डीसी में मूल अंतर क्या है? एसी अधिक चुंबकीय होता है, डीसी मोटर में अस्थायी चुंबक होता है, गलत है। डीसी जनित्र उच्च वोल्टेज का जनन करता है, ये भी गलत है। एसी उच्च वोल्टेज का जनन करता है, ये भी गलत है। एसी जनित्र में सी वलय होते हैं, डीसी में दिक् वलय होते हैं, यही सही उत्तर है इसका। आप इसका एसी और डीसी में अंतर याद रखेंगे। अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में प्रत्यावर्ती धारा और विशिष्ट धारा में अंतर कई बार पूछा है, अंतर भी पूछता है, आप इसको नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का कमेंट करके आप हमें जवाब दीजिए कि घरेलू तार वायरिंग में 3 कलर होते हैं, रंग गर्म, ठंडा, उदासीन। और गर्म कौन है, ठंडा कौन है, उदासीन कौन है? वैसे हम इसकी चर्चा अभी कुछ देर पहले कर चुके हैं। किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है? दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है, उत्तरी ध्रुव से निकलती है। पूछ रहा है अंदर, चुंबक के अंदर क्या होती है? दक्षिण से उत्तर। बाहर क्या होता है? उत्तर से दक्षिण। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर नहीं, मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी कुंडली में धारा प्रवाहित कर रहे हैं, कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होगी? कोई वृत्ताकार कुंडली है, इसमें करंट दे रहे हैं, तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होगी? तो बीच में होगी। बीच को क्या बोलोगे? केंद्र बोलेंगे। ये बात याद रखना है। किसी भी गतिमान आवेशित कण का, कोई भी गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है क्या? केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है? नहीं, केवल विद्युत क्षेत्र, ये भी गलत। सही उत्तर होगा दोनों उत्पन्न करता है। अरस्टेड के प्रयोग में वर्णन में कहा है कि जब आप किसी भी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यह बात किसने कहा है? अरस्टेड ने कहा है। अरस्टेड ने क्या बोला है? प्रयोगशाला में प्रयोग करके दिखाया है। किसी भी धारावाही चालक तार में यदि विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसके चारों तरफ विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? वेबर है। कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, टेस्ला, गॉस भी होता है। इंटर में आके आप गॉस के बारे में पढ़ेंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक कौन नहीं है? तो न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ये मात्रक नहीं है। इसका सही उत्तर डी ऑप्शन होगा। विद्युत धारा उत्पन्न होती है, विद्युत धारा कौन उत्पन्न करता है? इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? डायोड है, ट्रांजिस्टर है, डायनेमो है, मोटर है। डायनेमो से ही विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं, डायनेमो से।
डायनेमो का उल्टा मोटर होता है। डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। मोटर क्या करता है, मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है। लीजिए क्वेश्चन आपके लिए है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला कौन सा उपकरण है, कौन सा उपकरण है? सही उत्तर क्या होगा, डायनेमो। विद्युत परिपथ में जो विद्युत तार है फ्यूज जोड़ा जाता है, किसमें जोड़ा जाता है? विद्युत मान्य तार में, मेन तार में जोड़ा जाता है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र होती है किसे, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र से कैसी धारा मिलती है? प्रत्यावर्ती धारा जनित्र से कैसी धारा मिलती है? दिष्ट धारा। इस क्वेश्चन का जवाब दिया जाए, चुंबकीय क्षेत्र रेखा किस ध्रुव से निकलती है? निकलने की बात बोल रहा है, किस ध्रुव से निकलती है? तो उत्तरी ध्रुव से निकलती है। हाँ, तो कुंडली में भी प्रतिरोध के लिए वही एक सूत्र है, R बराबर V बटा I होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनेमो से किस प्रकार की धारा निकलती है? डायनेमो से दिष्ट धारा या प्रत्यावर्ती धारा या दोनों? डायनेमो से दोनों प्रकार की धारा निकलती है। फिर भैया शक्ति के बारे में है, इसका जवाब दीजिए कि शक्ति यानी P बराबर क्या होता है? P बराबर क्या होता है? I स्क्वायर R भी होता है। P बराबर क्या होता है? P बराबर V और I भी होता है। P बराबर क्या होता है? V स्क्वायर बटा V स्क्वायर इंटू R भी होता है। इसका बी ऑप्शन नहीं होता है, बाकी सब सही है। डायनेमो क्या करता है? डायनेमो हम अभी चर्चा कर चुके हैं, डायनेमो वह मशीन है, वह यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को यांत्रिक गतिमान ऊर्जा को विद्युत धारा में चेंज करता है। सही उत्तर क्या होगा? विद्युत धारा, बी ऑप्शन। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं करेंगे? जिस दिन बादल होगा उस दिन तो आपका सौर जल तापक का उपयोग नहीं कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत उदाहरण नहीं है? लकड़ी जैव मात्रा का उदाहरण है, गोबर गैस भी जैव मात्रा स्रोत का ऊर्जा का उदाहरण है, कोयला भी जैव मात्रा स्रोत ऊर्जा का उदाहरण है, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा परमाणु ऊर्जा में आएगा, नाभिकीय ऊर्जा इसमें नहीं है, इसीलिए इसका सही उत्तर सी ऑप्शन होगा। हम जितने भी ऊर्जा स्रोत का उपयोग करते हैं उसमें अधिकांश सौर ऊर्जा को प्राप्त करते हैं, तो कौन सी ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होती है? सौर ऊर्जा से कौन ऊर्जा नहीं होती है? सही उत्तर होगा, देखिए भूतापी ऊर्जा सौर ऊर्जा भी है, पवन ऊर्जा भी सौर ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। तो जैव मात्रा जो है, जो गोबर गैस है, यह आपका किसी भी प्रकार से जैव मात्रा से जुड़ा हुआ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जीव द्रव्यमान ऊर्जा का स्रोत का कौन उदाहरण नहीं है? जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत वह है जो पेड़ पौधे या जीव जंतुओं से मिलकर बनाया गया है और ऊर्जा को वह चेंज करता है। जीव द्रव्यमान ऊर्जा पेट्रोलियम है, गोबर गैस है, नाभिकीय ऊर्जा है, कोयला है। जीव द्रव्यमान ऊर्जा, पेट्रोलियम भी जीव द्रव्यमान ऊर्जा है, गोबर गैस भी जीव द्रव्यमान ऊर्जा है, कोयला भी पेड़ पौधों के भूकंप आदि के कारण से जमीन के नीचे जाने से लाखों सालों में धीरे धीरे वो कोयला बदलता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कौन नहीं है? नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। ये क्वेश्चन कई बार ट्रेंड किया है, क्वेश्चन बहुत आसान है। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? बिहार में लगाइएगा तो ये पवन चक्की चलने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ समुद्र नहीं है, क्योंकि समुद्र से जो हवाएं आती है और ये हवा से घूमता है, तो बिहार में ये नहीं चलेगा। तो ये पवन चक्की का सीन कहीं से हम आपको समझने के लिए उठाए हैं। तो विद्युत जनित्र में पवन की चाल कितनी होनी चाहिए? कम से कम पवन की चाल कम से कम होना चाहिए, हमेशा याद रखिएगा, 15 किलोमीटर प्रति आवर, 15 km प्रति आवर होना चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत हमेशा कौन होता है? सूर्य होता है। नाभ की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमको क्या चाहिए? हीलियम, क्रोमियम, यूरेनियम। यूरेनियम से हमको नाभ की यूरेनियम 235, यूरेनियम 238 आता है, उन्हीं से हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। नाभ की ऊर्जा का स्रोत का कौन उदाहरण है? नाभ की ऊर्जा किसमें नाभिकीय नहीं है, नवीनकरणीय है। वर्ड पे गौर कीजिए, ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोत है? किन्हें रिचार्जेबल है, किसको आप नया बना सकते हैं? पवन चक्की है, जल पंप है, विद्युत
बायोमास है। सही उत्तर इस ऑप्शन में बायोमास का जो संयंत्र गोबर गैस वाला जो प्लांट है उसमें गोबर डाल के आप पुनः ये नवीनकरणीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को पवनों का देश कहते हैं? इसमें से सही उत्तर भारत में तो कोयला से बिजली बनती है अधिकांश करके, और ऑप्शन के हिसाब से डेनमार्क सही उत्तर होगा। वहाँ पे 25% बिजली पवन ऊर्जा से ही प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरोड़ा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में? नरोड़ा, नरोड़ा सही उत्तर होगा इसका उत्तर प्रदेश। आपको याद रखना है महाराष्ट्र में भी है तारापुर, वो एशिया महादेश का सबसे बड़ा, सबसे पहला, सबसे पुराना है। राजस्थान के कोटा में भी है नाभिकीय विद्युत संयंत्र लगाया गया, भारत में 7 जगह पे है। तमिलनाडु में भी है, गुजरात में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में हम नहीं कर सकते हैं? खाना बनाने वाले ईंधन, एलपीजी तो आपके घर में गैस जलता है जो सिलेंडर है। बायोगैस का भी इस्तेमाल आप खाना बनाने में किया जा सकता है। कोयला का इस्तेमाल खास करके आदिवासी समाज में और ग्रामीण इलाके में जलावन के रूप में या होटलों में भी इसका इस्तेमाल अभी भी किया जा रहा है। तो खाना बनाने के लिए हम किसका उपयोग नहीं कर पाएंगे वाले में सीएनजी का नाम होगा। आप हमें कमेंट कीजिए ईमानदारी से, सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होगा? ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को बदलता है? जल विद्युत संयंत्र जो है ना स्थितिज ऊर्जा को बदलता है। नाभिकीय ऊर्जा का ऑप्शन ये नहीं होगा। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को बदलता है? तो स्थितिज ऊर्जा को, ऊंचाई पर से जो बांध बना के हम लोग पानी को रोकते हैं, वह बहता हुआ पानी ऊंचाई से जब नीचे की ओर गिरता है तो एनर्जी में चेंज होता है। स्थितिज ऊर्जा को हम लोग विद्युत ऊर्जा में चेंज करते हैं। जल विद्युत बांध बना के बिजली निकालना, तो हम उसका सही उत्तर क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा होगा। सौर कुकर बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? ध्यान से देख लीजिए सौर कुकर। सौर कुकर का बीच वाला भाग ये धूप में रख दिए हैं और इसमें रोशनी पड़ता है। ये बीच में बर्तन रखा हुआ है, बर्तन सूरज की रोशनी से गर्म हो जाता है। तो सौर कुकर का जो बीच वाला भाग धंसा हुआ है, इसीलिए ये अवतल दर्पण होगा सही उत्तर। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया किसके द्वारा होती है? नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया किससे हम स्टार्ट करते हैं? न्यूट्रॉन की सहायता से स्टार्ट करते हैं। सौर कुकर को पकाने में किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं? सही उत्तर होगा सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ का उपयोग सौर सेल बनाने में किया जाता है? कार्बन, कांच, सिलिकॉन, एल्युमिनियम। तो जितने भी सौर प्लेट का इस्तेमाल होता है उसमें अर्धचालक सिलिकॉन और जर्मेनियम का इस्तेमाल करते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम से हम लोग सौर सेल बनाते हैं। जितने भी आप सौर सेल देख रहे हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन का परमाणु संख्या 14 होती है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,4 होता है। आप इसी का इस्तेमाल करते हैं, सिलिकॉन का। सोलर कुकर में बर्तन बनाने में किस रंग का पेंट करते हैं? हम लोग काला रंग का करते हैं ताकि अधिक से अधिक गर्मी को वो अवशोषित करे, अधिक से अधिक गर्म करे। काला रंग सूरज की रोशनी को अधिक अवशोषित करता है। गर्मी के दिनों में काला रंग का कपड़ा पहनेंगे, गहरा कपड़ा पहनेंगे तो आपको अधिक गर्मी लगेगा। इसी से बचने के लिए गर्मी के दिनों में लोग उजला रंग का कपड़ा पहनते हैं। ग्लोबल वार्मिंग, जैसे ही ग्लोबल वार्मिंग में तुरंत CO2 में टिक लगाइए। ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्तरदायी है। जीवाश्म ईंधन का मुख्य स्रोत क्या है? पृथ्वी पर जितने भी ईंधन है उसका मुख्य स्रोत क्या है? वास्तविक स्रोत सूर्य है। सौर जल उष्मा का उपयोग गर्म पानी पीने के लिए नहीं किया जा सकता है। किस दिन में? जिस दिन वर्षा होगी उस दिन तो आपका सौर प्लेट गर्म होके चार्ज ही नहीं होगा, बैटरी चार्ज नहीं होगा। इसीलिए वर्षा वाले बादल वाले दिन में, जिस दिन बादल होगी, बादल तो मेघ हो गया, मेघ आपका सूरज की रोशनी को आपके प्लेट तक नहीं होने देगा। इस दिन बादल वाले दिन में आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्श ईंधन से कौन सी गैस निकलती है? आदर्श ईंधन से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? मीथेन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है। मीथेन गैस या इनमें से
कौन सी गैस, जो ऑप्शन है ऑप्शन के हिसाब से कोई नहीं होगा। और इस प्रकार से लास्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नाभ के संलयन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस ईंधन का प्रयोग करते हैं? नाभ के संलयन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम किस ईंधन का प्रयोग करते हैं? नाभ के संलयन। नाभ के संलयन क्या है? जब दो हल्के हल्के नाभिक मिलके एक बड़ा नाभिक बनाते हैं, जैसे सूरज के सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूरज के सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। वहां पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का मिलके हीलियम का निर्माण करता है, यानी कि दो छोटे छोटे नाभिक मिलके एक बड़े नाभिक का निर्माण करता है ये, और इससे जो ऊर्जा मुक्त होती है इसको हम लोग नाभिकीय संलयन कहते हैं। अब आइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है नाभिकीय संलयन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस ईंधन का प्रयोग करते हैं? तो उत्तर क्या होगा? हाइड्रोजन का। और नाभिकीय संलयन जब एक बार शुरू हो जाता है तो इस प्रकार से वो जल्दी समाप्त नहीं होता है, और यह अनियंत्रित अभिक्रिया भी होती है। यह तब तक होते रहता है जब तक कि उसका सारा एनर्जी उत्पन्न नहीं हो जाता है। लेकिन यदि आप नाभ के विखंडन करते हैं, जैसे यूरेनियम है 238 है, इसको जब आप विखंडन करते हैं तो यह नियंत्रित भी कर सकते हैं और अनियंत्रित दोनों। जो हाइड्रोजन बम है वो नाभ के संलयन के सिद्धांत पे बनता है, और जो परमाणु बम है नाभ के विखंडन के सिद्धांत पे बनता है। इस प्रकार से विज्ञान सेक्शन का फिजिक्स का यह अध्याय पूरी तरह से समाप्त हो गया। इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं जाएगा। आप इसे जहाँ पे दिक्कत हो दोबारा सुन सकते हैं, और फिर भी कुछ जानना हो तो कमेंट कीजिए। आपके कमेंट का हम स्वागत करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।